सो सब कुछ क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो सारा कुछ। एक्चुअली में मतलब 2 दिन से क्लास होने का रीज़न ये था कि मतलब तबीयत मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो इसी वजह से हम 2 दिन से क्लास नहीं दे पा रहे थे। और कोशिश की है कि आज मतलब आप लोग को अच्छा खासा कवर कर पाए, और रिकॉर्डेड भी नहीं अपलोड कर पाए। थोड़ा सा बीच में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अभी भी ऑलमोस्ट मतलब समझो कि खराबी है, लेकिन इतना है कि घर पे हैं तो क्लास ले सकते हैं। यही चीज़ सही नहीं लगता है। हाँ हाँ हाँ, सारा आज का सारा लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब हम लोगों ने इससे पहले चार्ज पढ़ा था। चार्ज के बाद हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था, है ना। कूलम्स लॉ, फिर इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, स्केलर फॉर्म पढ़ा था। तो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना क्या है, पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। अगर बात करें तो ऑडियो सबको क्लियर है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना होता है। क्योंकि हम शुरू में ही बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है उसमें फील्ड अलग है, पोटेंशियल अलग है, कैपेसिटेंस अलग है। तो अगर फील्ड का बात करें ना, तो फील्ड में भी बहुत कुछ है। पहले चार्ज पढ़ते हैं, फिर कूलम लॉ पढ़ते हैं, फिर फील्ड पढ़ते हैं, फिर उसका इंटेंसिटी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डाइपोल पढ़ते हैं, फिर डाइपोल पे इंटेंसिटी देखते हैं, फिर उस डाइपोल को यूनिफॉर्म में पढ़ते हैं। इतना आपका फील्ड में है। लेकिन ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है। लेकिन आपके डिप्लोमा के लेवल में क्या है वो पहले जान जाओ, और जिसको आपको पढ़ना है, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्योंकि एक्स्ट्रा फालतू पढ़ के कोई फ़ायदा है ही नहीं। जिससे क्वेश्चन आना ही नहीं है उसको पढ़ के कोई फ़ायदा है ही नहीं। जिससे आना है उसको पढ़ो। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, चार्ज। तो चार्ज तो तुम लोगों ने कवर कर लिया, चार्ज का बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ था उसको तुम लोगों ने कवर कर लिया। दूसरा चीज़, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी है। दूसरा चीज़ हमें पढ़ना था कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हमने स्केलर वेक्टर दोनों में देखा, इस पर क्वेश्चन भी करा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी में अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है। क्या आ जाता है इसी में? अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा लिखते नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक पढ़ना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कैपेसिटेंस में पढ़ना है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, सीरीज पैरेलल समझ लेना उसका, सीरीज पैरेलल पे जो न्यूमेरिकल होता है थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि हो सके तो सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन आ जाए। पैरेलल प्लेट में डाइलेक्ट्रिक डाल के क्या होता है वो सब देख लेना, और उसके बाद इसका यूजेस देख लेना कि कैपेसिटेंस का यूजेस कहाँ है। तो कैपेसिटेंस तो थोड़ा सा मान लो आज हम खाली इंट्रो दे पाएंगे कैपेसिटेंस का, नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटेंस को और अच्छे से कर लेंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक हम लोग कर लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल है जो हम अलग अलग जगह से छाट के रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे, तो उसको कर लेते हैं। थोड़ा अलग चीज़ है, मतलब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि मान लो अगर इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आ जाता है, कैसे भी घुमा फिरा के, तो तुम क्या क्या कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, वो चीज़ अभी मैं आप लोगों के सामने करूँगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। ओके, और जो भी बच्चा सही से तैयारी कर रहा ना, वो नोट्स बनाते रहना, सही रहेगा वो चीज़, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपका नोट्स हेल्प करेगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो हम लोग अभी पढ़ेंगे लॉजिकल क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग करेंगे लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन में जैसे तुमसे पहला क्वेश्चन, ये चीज़ ना बहुत बहुत ख़राब लगता है यार।
या तो क्लास ज्वाइन करो टाइम पे, या तो मत ही करो, रिकॉर्डेड देख लेना। बीच बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ख़राब लगता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे पहले अपने पास कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर आप लोगों को करना है। मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑर्डिनरी रबर है। ऑर्डिनरी रबर इज अ इंसुलेटर, बट द स्पेशल रबर टायर ऑफ अ एयरक्राफ्ट आर मेड अप ऑफ स्लाइटली कंडक्टिंग। वाई इज इट नेसेसरी? वाई इज इट नेसेसरी? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डिनरी रबर इज अ इंसुलेटर। एक ऑर्डिनरी रबर है जो क्या है? इंसुलेटर है। बट द स्पेशल टाइप ऑफ रबर इज यूज इन अ टायर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड ऑफ स्लाइटली कंडक्टिंग। वाई इज इट नेसेसरी? ऐसा क्यों, ये नेसेसरी क्यों है? मतलब कहने का मतलब समझो। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनरी रबर जो होता है वो क्या क्या होता है? इंसुलेटर होता है, ठीक है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट होता है ना, एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन जो बोल दे, उनका जो टायर होता है वो थोड़ा सा कंडक्टिंग नेचर का होता है। तो कंडक्टिंग नेचर का क्यों होता है? उसको कंडक्टिंग क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे आंसर क्या है? इसके पीछे आंसर क्या है? वन वर्ड में आंसर है। आप में से कोई भी बताएं कि इसके पीछे आंसर क्या होगा। ऑर्डिनरी रबर इंसुलेटर है, लेकिन जो एरोप्लेन का टायर होता है वो कंडक्टिंग है। ऐसा क्यों होता है? हाँ नहीं, उसमें देखो, जब टाइम नहीं वेस्ट करते, देखो ऑर्डिनरी रबर अगर हम एयरक्राफ्ट के टायर में रखें तो वहाँ पे ऑर्डिनरी रबर में क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ हीट बहुत ज़्यादा होगा, तो आग लग सकता है, ठीक है। उस केस में आग लग सकता है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हम कंडक्टिंग कर देते हैं तो फ्रिक्शन होने के वजह से, फ्रिक्शन बेसिकली किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन, जो फ्रिक्शन होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो अगर उसको कंडक्टिंग कर देते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब हीट जो है वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से उस टायर में आग नहीं लगेगा, ठीक है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे कंडक्टिंग टायर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। रीज़न इसका यही है कि कंडक्टिंग टायर को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हीट को हम ओवरकम कर सकें। अगर आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो बता देना है कि हीट को ओवरकम कर सके, ठीक है। इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन आता है। अच्छा, मान लो दूसरा क्वेश्चन, कहीं अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिख दे कि Q1 प्लस Q2, ऐसा कुछ लिख दे कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। दिस सिग्निफाइड दैट, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? दिस सिग्निफाइड दैट। और ऑप्शंस आपके सामने है, मतलब ऑप्शंस कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। ऑप्शंस ये दे सकता है कि Q1 एंड Q2 आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। या फिर Q1 एंड Q2 आर रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है, रिपल्सिव इन नेचर। और तीसरा ऑप्शन दे सकता है कि Q1 एंड Q2 आर इक्वल, और चौथा ऑप्शन दे सकता है Q1 एंड Q2 आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, या फिर अपोजिट इन डायरेक्शन तो इसमें होता नहीं है, अपोजिट इन पोलरिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? ऑप्शन ए Q1 एंड Q2 आर अट्रैक्टिव इन नेचर, और दूसरा क्या है? ऑप्शन डी। एक चीज देखा जाए ना तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बोथ आर सेम, क्योंकि देखो इसमें क्या है? Q1 एंड Q2 आर अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर का मतलब यार Q1 प्लस में होगा तो Q2 माइनस में होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ क्या बोल रहा है? Q1 एंड Q2 आर इक्वल बट अपोजिट इन पोलरिटी। अपोजिट इन पोलरिटी का मतलब कि इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है पोलरिटी में। कैसे? अब इसमें से कौन सा आंसर एक्यूरेट है? देखो, अगर बहुत सारा बच्चा रहेगा देखेगा ऑप्शन 1 नंबर ए मार देगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल क्या बोला जा रहा है? Q1 एंड Q2 आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ध्यान से समझना चीजों को, Q1 एंड Q2 आर अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन यहां क्या बोला जा रहा है बॉस? Q1 एंड Q2 आर इक्वल बट अपोजिट इन पोलरिटी, ठीक है। इसका मतलब समझो, इस चीज से सिग्निफाई क्या होता है?
अगर Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 है तो Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2 होगा। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट अपोजिट इन पोलरिटी। इस पे प्लस है तो इस पे माइनस है। तो अब तुम ही बताओ बेस्ट आंसर कौन होगा, ये या ये? क्योंकि उसमें केवल यही बताया जा रहा है कि केवल अट्रैक्टिव इन नेचर है, ये नहीं बोला जा रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो जब भी आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिए रहते हैं। ऑप्शंस पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ऑप्शंस पे ध्यान देना है कि यार ऑप्शंस को डिटेल में देखना है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेगा। अभी जिनसे गलती हुई उनका रीज़न यही था कि वो बहुत बेसिक समझ के इस क्वेश्चन को बनाए, लेकिन एक्चुअली में आंसर कुछ और है, ठीक है। तो ये एक तरह का लॉजिकल हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि कोई दो चार्ज है जिनके बीच में फोर्स लग रहा है। इसको इरेज कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, उसका आंसर डी होगा, उसका आंसर ए नहीं होगा, उसका आंसर डी होगा। क्योंकि उसके आंसर में क्या था, ए में क्या था, केवल अट्रैक्टिव इन नेचर ये बोला गया था। ये थोड़ी ना बोला गया था कि मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन जब ऐसा देखो, ध्यान से समझो, अगर मेरे सामने कोई Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2। अब जो पहला ऑप्शन था उसमें केवल बोल रहा था अट्रैक्टिव इन नेचर, ये नहीं बोल रहा था कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस चीज से क्या समझ में आ रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट पोलरिटी के हैं। और अपोजिट पोलरिटी मतलब कॉमन सेंस की बात है कि वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शंस पे ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 kept at some distance in air attractive or repulsive when Q1 multiply Q2 is equal to 0। मतलब एक केस दिया है तुम्हें कि Q1 इंटू Q2 वो 0 से बड़ा है, दूसरा Q1 इंटू Q2, ये बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, उससे बड़ा है 0। ये दो चीज़ आपके सामने दे रखा है। इस चीज़ से आप क्या सिग्निफाई करते हो, इस चीज़ से आप क्या सिग्निफाई करते हो, दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखा होगा और दोनों एयर में होगा। क्वेश्चन को लंबा चौड़ा करने के लिए आपके सामने ये लिख देगा कि दोनों कुछ डिस्टेंस में रखा हुआ है और दोनों एयर में है, ठीक है। तो आपको इसको सिग्निफाई करना है, बताना है। कोई बच्चा बता सकता है क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा। लो ऑप्शन भी बता देते हैं। सिग्निफाई कर रहा है एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। चलो ये चीज़ हमको उम्मीद था कि कुछ बच्चे बोल देंगे, तो ऑप्शन लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि Q1 एंड Q2 में बच्चे बोल रहे हैं कि, अच्छा देख लेते हैं। Q1 एंड Q2 में आप बोल रहे हो कि ये Q1 एंड Q2 में क्या बोले, रिपल्सिव, ठीक है। मतलब ये पहले वाले में रिपल्शन, इस वाले में अट्रैक्शन। चलो देखते हैं। देखो रिपल्शन इसलिए बच्चा बोल पा रहा है, अच्छा रिपल्सन होगा पक्का, हाँ देखते हैं। हाँ देखो कैसे होगा, देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है Q1 और Q2, ठीक है। 0 से बड़ा है Q1 और Q2। 0 से बड़ा होने का मतलब कि भाई Q1 भी पॉजिटिव होगा और Q2 भी पॉजिटिव होगा। दोनों चीज़ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक। या फिर दोनों चीज़ क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तभी ये 0 से बड़ा हो पाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो डैट मीन्स कि ये जब दोनों सेम पोलरिटी के रहेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। जो भी बच्चा आंसर दिया सही दिया। और अगर मान लो कि Q1 और Q2 से बड़ा है 0, डैट मीन्स कि ये जो पूरा है इसका प्रोडक्ट का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। इसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव होगा तभी तो उससे बड़ा होगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 के पीछे वाले चीज़ नेगेटिव्स होते हैं।
तो इसका मतलब इसमें से एक कोई पॉजिटिव होगा और एक कोई नेगेटिव होगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता है प्लस 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 मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 क्या होता है बोलो, माइनस माइनस भी प्लस ही होता है। इसीलिए इन दोनों का पोलरिटी सेम रहेगा। मीन्स Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है डेट मीन्स कि वो लोग रिपल्सन कर रहे होंगे, उनका पोलरिटी सेम होगा। और अगर Q1 और Q2 नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव माने उससे बड़ा है जीरो, तो डेट मीन्स कि एक अट्रैक्शन मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। होप कि मेरा बात को आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना इस तरह के क्वेश्चंस को। तो इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चंस आपके सामने दिया जा सकता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा, एकदम सिंपल सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? ओके। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछोगे तो फिर कहीं नहीं समझ में आएगा फिर बाद में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बोल रहा है एक बहुत सी सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो चार्ज रखा हुआ है, क्वेश्चन है दो चार्ज रखा हुआ है Q1 एंड Q2, ठीक है, दो चार्ज रखा हुआ है Q1 एंड Q2। अब इनके बीच में इनके सामने इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम रखता है, दे दिया है F। दो चार्ज रखा हुआ है Q1 एंड Q2, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका नाम दे दिया F12, ठीक है। अगर गलती से इनके सामने कोई दूसरा चार्ज आ जाता, माने तीसरा चार्ज आ जाता, अगर हम थर्ड चार्ज को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इनके बीच में नहीं इनके सामने, तो क्या Q1 एंड Q2 के फोर्सेस पे कोई डिफरेंस होगा? क्या Q1 एंड Q2 के फोर्सेस पे कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। अच्छा, ये कौन से प्रॉपर्टी को लाई कर रहा है? ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया है, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया है, जिसमें मैंने बताया था कि ये Q1 है, मान लो ये प्लस पोलरिटी का है, इसके सामने कोई माइनस ऑफ Q2 है, ये प्लस ये माइनस, दोनों में बहुत अच्छा से प्यार चल रहा होगा, है ना, दोनों में बहुत अच्छा से अट्रैक्शन चल रहा होगा, एकदम प्यार चल रहा है। इसके सामने अगर मान लो कोई दूसरा Q3 आ जाता है, तो वो इसको भी प्यार देगा उतना ही जितना कि ये Q2 को दे रहा था। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था। इसमें जो हमारा फोर्स आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ जो आएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, दोनों जो फोर्स होगा, अगर दोनों का चार्ज का पोलरिटी सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। मैंने पढ़ाया था, एक पॉइंट लिखवाया था या बताया था कि जो फोर्सेस होते हैं दो चार्ज के बीच के, वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, ये चीज़ बताए थे कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको कोई मतलब नहीं है तीसरा चार्ज से, ठीक है, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, मतलब कितना भी चार्ज आ जाए उसको मतलब नहीं है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वही रहेगा। अगर यहाँ पे तीसरा चार्ज आ गया तो तुम सोच रहे हो कि सर इधर फोर्स अलग गया, इधर फोर्स अलग गया, तो फोर्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये चार्ज का प्रॉपर्टी है। तो चार्ज के प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये था आपका लॉजिकल क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है। अभी हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं जो न्यूमेरिकल के बेसिस पे है, ठीक है, जिसका मेरे को केवल आपको ये बताना है। अच्छा, आगे देखते हैं। यार ये वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करा दिया ना, कि ट्रायंगल है, उसके तीनों कॉर्नर पे हम चार्ज रख दिए हैं, स्क्वायर उसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज रख दिए हैं, तो वेक्टर के हिसाब से उसको रिजोल्यूशन तोड़ने तो सिखा दिए ना, मतलब वो तो कर लोगे, वो कर लोगे आप लोग। हाँ, ये क्वेश्चन ये बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, जनरली आता है। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई ऐसा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मान लो इस पे 4 या 3 कुछ भी, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा है, ठीक है, इसके बीच की रेडियस कुछ भी है, r है, a है, कुछ भी है, ठीक है, और इसका बीच का रेडियस r है, ठीक है। सेम यही चीज़ इस पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ से यहाँ, और इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन था, इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे? मान लेते दोनों प्लस है,
ठीक है, दोनों प्लस है, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। अगर इसके बीच में प्लस क्यू चार्ज रख दें, अगर इसके बीच में प्लस क्यू चार्ज रख दें, तो आप बताओ कि जो यहाँ पे दूरी बनेगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा x, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा r माइनस एक्स। तो आप बताओ कि ये +3 कूलम से कितना, मैंने +3 इलेक्ट्रॉन से कितना दूरी पे, मैंने फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है x, फाइंड x। कितने बच्चे हैं जो इसको फाइंड करके बता सकते हैं? जो भी है बता दे, फर्स्ट फटाक से बता दे। जो भी बच्चे हैं बता दे। फोर्स क्यू, कहाँ फोर्स, कहीं फोर्स नहीं है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ना भी अधूरा है, ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, +3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है क्या कि बीच के रेडियस r है, माने इस पे कुछ चार्ज है, इस पे कुछ चार्ज है, बीच का रेडियस r है, और बोल रहा है कि इसके बीच में एक चार्ज रख दिए, बीच में जो बोले ना बात, हम इसके सेंटर पे चार्ज रख दिए। अगर मैं बोल दूं कि एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे चार्ज रख दिया, कोई भी पॉइंट पे चार्ज रख दिया, तो वहां पे बातें अलग हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं सेंटर पे चार्ज रख रहा हूं, सेंटर पे चार्ज रख रहा हूं, मतलब इसके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स, दोनों फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएगा। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब इस चार्ज को हमने इस तरह से रखा है कि दोनों कौन से कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बन रहा है, कौन सा कंडीशन बन रहा है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आता है? कितने बच्चे हैं जिनको इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आता है, या कितने बच्चे हैं जिनको नहीं पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो झिझकना नहीं है, जो भी चीज़ है एकदम ओपनली बताओ। इक्विलिब्रियम का मतलब किसी को पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई हमको बता सकता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम? क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को जानेंगे नहीं तब तक नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट कंडीशन, फोर्स बैलेंस, मतलब देखो हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। इसके पास मान लो कि कुछ भी बोल सकते हैं कि मान लो इसके पास कुछ भी चीज़ है जो 100 पीस है। इसके पास एक आदमी है यहाँ पे, इसके पास कोई भी चीज़ है जो 100 पीसेस है, ठीक है, 100 पीसेस है। और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और इसके पास एक भी पीस नहीं है, इसके पास एम्प्टी, इसके पास खाली है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, किसी कारणवश इनके बीच में लड़ाई हुआ, तो ये आदमी यहाँ से इस सामान को फेंकने लगा इस पे, ठीक है, इस पे फेंकने लगा। तो मान लो ये पूरा 50 पीस जो भी था, 50 पीस बिस्किट या 50 पीस कुछ भी था, पत्थर वगैरह कुछ भी, तो 50 पीस इस पे फेंकने लगा, ठीक है। इसके पास भी 50 हो गया और इसके पास भी 50 हो गया। अब ये आदमी भी इधर फेंक रहा है और ये आदमी भी इधर फेंक रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। मीन्स दोनों साइड में क्या होगा, इक्वल, दोनों साइड में फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुम सोचो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं दे दूं, यहाँ पे एक 3 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, अगर मैं यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होगा, इसके सेंटर पे। कौन कौन समझ पा रहा है इसके सेंटर पे क्यों होगा? क्योंकि सर इसके सेंटर पे दोनों के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक r/1 + √3, ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं कि r/1 + √3 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अगर मान लो 3 और 3 रहता तो सेंटर पे इसका इक्विलिब्रियम होता। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर होता, तो मीन्स फोर्स भी बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बस केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, डैट मीन्स कि ये जो प्लस क्यू है सेंटर पे तो नहीं होगा, कंफर्म सेंटर पे तो होगा ही नहीं, मतलब आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमको बोल दिया एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कि भाई इधर से जितना लग रहा है उतना ही इधर से लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो फोर्सेस होंगे
जो फोर्सेस होगा किसके इसके बीच का, देखो बता रहे जो फोर्स होगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो फोर्स बन रहा होगा, मान लेते इस पॉइंट को रखते हैं ए बी सी, तो हम बोल देंगे कि जो फोर्स ऑफ ए बी होगा वो फोर्स ऑफ बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान देना, फोर्स ऑफ ए बी माने यहाँ से यहाँ तक का फोर्स और यहाँ से यहाँ तक का फोर्स दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो अगर मैं निकालूं एफ ए बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, मतलब के का वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमको के का कोई काम ही नहीं है, 1/4πε0 रख ही नहीं रहे। के क्यू वन क्यू वन मेरा कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, Q2 मेरा कितना है इलेक्ट्रॉन, बाय आर स्क्वायर, आर मेरा इस केस में कितना है, सॉरी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मैंने यहाँ Q1 ये हो गया और Q2 ये हो गया क्योंकि A और B की बात करी जा रही, तो A ये है B ये है, ध्यान से A ये है B ये है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उस तरह से फोर्स बी सी निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा इसके बाद इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इधर देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू के 3e³ बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के e³ बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, के कैंसल आउट, क्यू कैंसल आउट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन ये भी उड़ गया, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 3 बाय एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड में यहाँ क्या बचेगा 1 बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा अच्छे से करें तो कुछ इस तरह से होगा, 3 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर, कि क्या ये चीज़ होगा। ठीक है, अब ये आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं, 3 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट में तुम्हारा आंसर आएगा, क्योंकि अब इसमें देखो क्या है कि मैंने ये जो चीज़ बताया आपको आर एक्स जो भी चीज़ बताया, इसमें मैंने आपको कोई लेंथ पर्टिकुलरली लेंथ नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे आपको आर का वैल्यू दे दूँ, तुम ध्यान से देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे गलती से आर का वैल्यू दे दूँ तो क्या तुम एक्सपाइंड कर लोगे, क्या तुमसे एक्सपाइंड हो जाएगा बताओ। अगर हम दोनों के फोर्सेस को इक्वेट करें, अगर मैं तुमको गलती से आर का वैल्यू दे दूँ तो तुम एक्स आराम से फाइंड कर लोगे, क्योंकि आर का वैल्यू मिलेगा जैसे ही तुम्हें, तो तुम यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करोगे और एक्स फाइंड कर लोगे। और इससे पहले जो जिन्होंने किया था उनका कितना आ रहा था वो, और पता नहीं वो मतलब क्या लगा रहे थे वो, यहाँ पे होगा कुछ नहीं, यहाँ पे इसके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स इक्वल हो जाएगा ड्यू टू द इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की वजह से इक्वल होने की वजह से कुछ नहीं करना है, दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देना है। इक्वेट करना माने डिवाइड करना। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा चाहे, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई, देखो कोई बच्चा चाहे जिस, हाँ अब अगर कोई कुछ करना चाहे तो देखो इसको ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि दोनों को इक्वेट करना, दोनों फोर्सेस इक्वल है, इक्वल का मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ई सी, तो इक्वेट करना है तो कुछ इस तरह से होगा के 3e³ बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के e³ बाय क्या होगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से भी देखो तो के कट गया, क्यू कट गया, 3e कट गया, वही चीज़ आ रहा है ना, तो 3 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मेरे को एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 था तो ये जो 3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोले ये बात समझ में आ रहा है ना सबको, बेसिक कैलकुलेशन है भाई, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये चीज़ आपको समझ में आया। ये 3 बाई एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ से 1 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
ये जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी भाई साहब ऊपर चले जाएंगे। इनको रेसिप्रोकल किए तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, यहाँ से क्या बच रहा 3, ये ऊपर चला गया था तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मेरे को एक्स निकालना है तो ओवरऑल फार्मूला लगा दो भाई 3r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि सर ये r माइनस एक्स का होल जो स्क्वायर जो है ये रूट से उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। तो ओवरऑल एक्स का आंसर कितना हो जाएगा √3r माइनस एक्स, √3r माइनस एक्स। बोलो कितना सिंपल था आंसर, √3r माइनस एक्स। अब तुम्हें मैं गलती से r दे दूँ तो तुम x निकाल लोगे, लेकिन r माइनस एक्स के टर्म में जो आंसर आ रहा है अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो x हमको देना ही पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद भी मेरे को x तो यहाँ डालना ही पड़ेगा ना। कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लो एक बार। मैं एक बार क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, क्वेश्चन भी मैंने सही दिया है कि नहीं दिया है। ये पूरा डिस्टेंस r था अपना, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस ठीक है r माइनस एक्स होगा। ओके दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। बस मैं एक मतलब बेसिक बाइफर्केशन कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या चीज़ें हो रही हैं। हम लोग भी वही चीज़ 3/x को, ठीक तो है, सही चीज़ चल रहा है। ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने x को एक साइड ले आना है, x को एक साइड ले आना है और r के टर्म में हम लोग को सॉल्व करना है। x को एक साइड ले आके r के टर्म में सॉल्व करना है। जैसा सॉल्विंग करो वैसा होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कोई बच्चा, जैसे देखो इस चीज़ को देख के बहुत सारा बच्चा डर जाएगा। डर किस लिए जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ डर किस लिए जाएगा। अभी जैसे हम सोच के डरे, क्या डरे, अरे यार यहाँ x है, x मेरे को निकालना है √3, ठीक है, r का वैल्यू कोई दे देगा, लेकिन फिर तो यहाँ पे x है यार, फिर x कहाँ से रखूंगा। मतलब कुछ ऐसा दिमाग दो कि जिससे x पूरा पूरी हट जाए, ठीक है, r के टर्म में ही सब कुछ रहे। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा वो शायद वो चीज़ को समझ गया होगा। देखो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इस चीज़ को मैं क्या करूँगा कि ये जो 3 है ना, इस √3 इसको मैं √3 लिख दूंगा और इस x को ऐसे लिख दूंगा और इस पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे भाई साहब 1/r माइनस एक्स, इस पे होल स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कट गया ना। बेसिक बाइफर्केशन है, बेसिक। तो ये क्या हो जाएगा √3/x इज इक्वल टू 1 माइनस r माइनस एक्स, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ से निकालो तो फिर भी वही चीज़ आएगा, x इज इक्वल टू √3 अंडर ब्रैकेट r माइनस एक्स, ठीक है। अब फिर यहाँ से तुम x को इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, x माइनस में x था तो x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3r, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3r, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2r। इस तरह से तुम x के टर्म में काम कर सकते हो, x इज इक्वल टू √3/2r। बोलो सिंपल है, सिंपल है एकदम। तुम उस तरह से भी चलो तो भी वही आंसर आएगा, डिवाइड करके चलो तो भी वही आंसर आएगा, तुम इस तरह से सॉल्व करके चलो तो भी वही आंसर आएगा। मैंने देखो हम लोग का लास्ट में ये आंसर आ रहा था ना, यही चीज़ आ रहा था ना लास्ट में। तो उस चीज़ को तुम अगर इधर फेंकोगे, x को इधर फेंकोगे तो प्लस प्लस x 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू √3r हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। जहां भी इक्विलिब्रियम का कंडीशन दे इस तरह से इक्वेट कर लेना। मेरा मोटिव बस आप लोग को ये था कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालना। अब इस पे बेसिस पे आपको अपने से 2-3 क्वेश्चंस बना लेने हैं। 2-3 क्वेश्चंस बने, जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। ये वाला जो r का दूरी है, ये r का दूरी मान लो मैं तुम्हें 12 सेंटीमीटर दूंगा, 12 सेंटीमीटर दूंगा। अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे दिया, तो सेंटीमीटर दे दिया तो गलती से सेंटीमीटर में ही मत सॉल्व कर देना। सेंटीमीटर दिया तो तुम पहले मीटर में बनाना। क्यों भाई, क्यों मीटर में करोगे, कहाँ से दिमाग आ गया मीटर में करने का। मीटर में इसलिए करेंगे क्योंकि जो ऐसा यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट मीटर में चलता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग काम करना है आपको। ऐसा नहीं कि मैंने सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में ही बना देंगे, ठीक है। मान लो तुमको रेडियस दे दिया सेंटीमीटर में और टाइम तुमको दे दिया मिनट में, तो सेंटीमीटर और मिनट में मत बना देना, एक यूनिट में बनाना, एसआई में बनाना। और जनरली क्वेश्चंस एसआई में आते हैं। लिख दिया साफ साफ कि सीजीएस, तब सीजीएस में बनाना। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना, नहीं तो कभी भी न्यूमेरिकल हिलेगा नहीं। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, अगर डाउट है तो बोलो, मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के बता देता हूँ। फिर से इसी चीज को मैं दूसरे क्वेश्चन पे बता देता हूँ।
कोई डाउट नहीं है ना? आगे मूव करें, बोलिए। हाँ, ब्रैकेट खोलोगे तो फिर वही चीज होगा। हाँ, अब इक्वेशन में देखो, अगर इसका √3 ब्रैकेट खोलोगे तो √3r होगा और ये √3x होगा, फिर इधर जाएगा तो x प्लस √3x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से तुमको कॉमन लेना पड़ेगा। हालांकि देखो इस तरह के नंबर पे क्वेश्चन आता नहीं है, ये मनगढ़ंत क्वेश्चन मैंने बनाया था। मनगढ़ंत क्वेश्चन माने कि मैंने यहाँ पे 5 6 अपने मन से लिख दिया। ठीक है, तो उसी तरह का क्वेश्चन था, इसीलिए इसका कैलकुलेशन में थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता है। आपका नंबर ऐसा रहता है कि ताकि कट जाए, समझ रहे हो बात को मेरी, ताकि वो इजीली कट जाए। तो बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट में करना क्या है, इक्वल करना और इक्वल करके यही सेम चीज करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग, और कोई डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाना। जब भी मैं थोड़ा देर बाद क्लास के बाद जब मैं आपको पीपीटी दूंगा, मतलब पीपीटी बोल रहा हूँ, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें देख लेना आप लोग। ठीक है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन एक डाल दूंगा, फिर उसके बाद बना लेना उसको, और फिर डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास तो है ही। अभी आगे बढ़े, बस कॉन्सेप्ट खाली यही लेके चलना है कि दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और दोनों को इक्वेट करना है, इक्वेट करना है और इक्वेट करके काम करना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहेगा अपना, ये टाइप में बताते जा रहा हूं। ठीक है, ये टाइप कौन सा टाइप था, इक्विलिब्रियम का टाइप था। उससे पहले हमने क्या करा, लॉजिकल करा। अब हम एक टाइप करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है। देखो अब देखो टाइप कहां से बन सकता है। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला, अभी भी कोई ज्वाइन कर रहा है? देखो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या क्या है। F इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। यही होता है ना, यही होता है ना। अब देखो इसमें हम टाइप बनाते हैं। इसमें कितने टाइप बनेंगे, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन और टाइप 3 क्वेश्चन। 3 तरह के टाइप बनेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह के टाइप बनेंगे। और क्या टाइप होगा, देखो पहला टाइप ये हो सकता है कि जो एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, एयर के लिए है। तो बोल देगा तुमको कि एयर में 2 चार्जेज रखा हुआ है, एयर में उसका कुछ और है, कुछ और फोर्सेस आ रहा है, और अगर मान लीजिए उसको हम किस में रख दें, मीडियम में रख दें, तो मीडियम में रख देंगे तो क्या होगा, तो इस पे 1 मड का बनता है, उसमें खाली तुम लोग यही बोल देना कि k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये बहुत लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन होता है कि अगर किसी मीडियम में डाल दे तो k टाइम इंक्रीज कर जाए। जैसे वाटर में डाल दे तो वाटर में जो एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ वैल्यू 80 होता है, तो उसका अलग हो जाता है, तो वो दे देगा तुमको कि ER का वैल्यू इतना है, माने एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। इस चीज को भी देखेंगे। टाइप 2 में क्या करेगा, टाइप 2 में तुमको बोलेगा कि ये दोनों सेम है, Q1 एंड Q2 सेम है बट R डिफरेंट है। क्या बोलेगा, Q1 एंड Q2 आर सेम बट R इज डिफरेंट, माने Q1 Q2 सेम रहेगा बट R डिफरेंट रहेगा। ठीक, टाइप 3 में क्या करेगा, बोलेगा कि R इज सेम, R क्या है, सेम बट Q1 एंड Q2 इज डिफरेंट, बट Q1 एंड Q2 इज डिफरेंट। इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला क्या है, यही है। तो इसमें छेड़खानी करेंगे तो पहला मीडियम के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, दूसरा दोनों चार्ज के साथ कर सकते हैं। क्या छेड़खानी कर सकते हैं, छेड़खानी यही कर सकते हैं कि उसको सेम कर देंगे, दोनों चार्ज को सेम कर देंगे, रेडियस को डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर को सेम कर देंगे और Q1 Q2 को डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं मीडियम। देखो अगर 2 मीडियम में दिया तो पहला मान लो मीडियम में दिया, जैसे मान लो कि ये Q1 है, ठीक, यहाँ से दूसरा चीज ये Q2 है। ये अगर मान लो एयर में रखा है, तो एयर में रखा है तो फॉर्मूला क्या आता है, K Q1 Q2 बाय R²। अब ये देखो K Q1 Q2 बाय R² करेंगे तो गलत हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज हो रहा है किसके लिए, एयर के लिए। लेकिन मान लो यही Q1
यही Q1 और Q2 को कहाँ डाल दें, यही Q1 और Q2 को कहाँ डाल दें, मीडियम में डाल दें, मीडियम में डाल दें। तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। यहाँ क्या बनेगा, एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन जो आर होता है ना, उसको हम लोग एयर के टर्म में देखते हैं, ठीक है। तो एयर के टर्म में देखेंगे तो ये बात करते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये दोनों का जो फोर्सेस है, दोनों का फोर्सेस को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो तुम ही सोचो, सब चीज कट जाएगा, ये Q1 Q2 कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। क्या बचेगा, 1/εr। और 1/εr बेसिकली K के बराबर होता है, ठीक। अब मान लो अगर यहाँ तुमको वाटर का दे रखा है, क्योंकि यहाँ से बचेगा क्या, 1/ε0 इज इक्वल टू K। तो मान लो तुमको यहाँ पे वाटर का दे रखा है, तो ER का वैल्यू बेसिकली क्या होता है, 80 होता है। तो उसके बेसिस पे तुमको बता देना है, मैंने ER का वैल्यू हमेशा 80 नहीं होता है, वाटर रहा तो 80 होता है, तो उसके बेसिस पे तुमको बताना है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जो K होता है वो होता क्या है, तो K में तुम लोगों को कुछ करना नहीं है, ε0/εr करना है। देखो ये कैसे आता है, मैं भी तुम लोग को बता देता हूँ डिवाइड करके आराम से। 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे 1/4 पाई ε0 कि यहाँ एप्सिलॉन आर हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये 4 पाई कट गया पूरा, Q1 Q2 कट गया, आर कट गया, बचा क्या, ऊपर से क्या बचता है, ऊपर से बच रहा है एप्सिलॉन नॉट, नीचे से बच रहा है एप्सिलॉन आर। तो अगर हम करें तो एप्सिलॉन नॉट बाय नीचे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ पे 1/εr नॉट बचेगा, यहाँ पे 1/εr बचेगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आर चला जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा K। तो बस तुमको खाली देखना है, एयर का तो तुमको पता ही है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ER का तुमको वैल्यू निकालना है। तो तुमको खाली देखना है कि ER दिया कितना है, बस उसके बाद डिवाइड करके तुमको K निकाल देना है। तो ये बहुत लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, बस आम बात है, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो ज़्यादा देने का चांसेस नहीं रहता है। बस इतना ध्यान रखना कि ER/ε0 बेसिकली आपका क्या होता है, K होता है, जिसको हम लोग आगे जाके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये आप लोग को पता होगा आई थिंक। अभी हम लोग देखते हैं इस टाइप को, ठीक है। Q1 और Q2 अगर सेम कर दें और R को डिफरेंट करें तो क्या होगा, और अगर मान लो R को सेम कर दे, Q1 Q2 को डिफरेंट करे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं तब जाके समझ में आएगा। देखो टाइप 1 माने कि केस 1, क्वेश्चन क्या रहेगा क्वेश्चन बनाए या फिर पहले डेरिवेशन बता देते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, केस 1 किस तरह से बन सकता है, इफ Q1 एंड Q2 आर, क्या बोल सकते हैं, सेम, Q1 एंड Q2 आर सेम बट R इज डिफरेंट। R क्या है, डिफरेंट है, R क्या है, डिफरेंट है। तो क्या हो सकता है, तो भाई देखते हैं केसेस को। ये अपना Q1 है, यहाँ से यहाँ जो है अपना Q2 है, ये दोनों सेम है, Q1 Q2 क्या है, सेम है, बस नाम के लिए हम ऐसे लिख दिए कि Q1 और Q2। और R इसका जो है डिफरेंट है, माने यहाँ का R हम R1 ले लेते हैं, और फिर यही Q1 और Q2 दोनों क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ का जो R है थोड़ा और इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि सही में R डिफरेंट है, और यहाँ का जो R है वो डिफरेंट है, R2। तो होगा क्या, तो अगर हम मान लो पहला के लिए फोर्स 1 माने पहला के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1। फिर फोर्स 2 अगर निकालो तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2, इसको मान लो क्वेश्चन 2। फिर करो डिवाइडिंग, चलो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को दोनों को डिवाइड करो। तो अगर 1 और 2 को डिवाइड करो तो F1 बाय F2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2 का स्क्वायर।
ओके, 4 पूरा कैंसिल हो गया, Q1 Q2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचेगा यहाँ से 1/R1 का स्क्वायर बाय 1/R2 का स्क्वायर। अब तुम सबको पता होगा कि भाई R2 चला जाएगा ऊपर, मीन्स ओवरऑल रिलेशन क्या निकल के आएगा कि F1/F2 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। ये एक रिलेशन निकल के आएगा। अब किसी बंदे को ये चीज़ अगर पता है, ये डेरिवेशन उसको पता है कि भाई फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है। तो रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली, मतलब F1 का अगर बात करेंगे तो R2 के बराबर, और F2 का बात करेंगे तो R1 के स्क्वायर के बराबर। अब देखो क्वेश्चन एकदम 2 मिनट में बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे तुमको बोला कोई Q चार्ज है जो कि सेम है, यहाँ पे भी कोई Q2 चार्ज है, मैंने तुमको बोल दिया कि यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे भी Q चार्ज है। पहले इसकी से जो रेडियस थी वो 2 मीटर की थी, ठीक है। अब जो है इसका रेडियस है, या फिर ऐसा तुमसे बोल दे, पहले रेडियस बोल दिया, ठीक है, पहले तुमको बोल दिया रेडियस 2 मीटर का था, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो 4 न्यूटन का लग रहा था। कितने न्यूटन का लग रहा था? 4 न्यूटन का लग रहा था। तो अब तुमको बोल रहा है कि अब रेडियस 4 मीटर का हो गया है, तो बताओ कि यहाँ फोर्स कितना होगा। या अब रेडियस 6 मीटर का हो गया है, तो बताओ फोर्स कितना होगा, जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे देखो रिलेशन पता है आपको, F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली पुट करते हैं। F1 मेरा कितना है? 4, F2 हमको निकालना है, ओके। R2 मेरा कितना है? R2 मेरा 6 का स्क्वायर, और R1 मेरा कितना है? 2 का स्क्वायर। F2 मेरे को निकालना है, तो F2 को मैं भेज दूंगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये चला जाएगा 4 उधर मल्टीप्लाई में, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 हो जाएगा कैंसिल, तो F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 न्यूटन, ठीक है। F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 न्यूटन हो जाएगा। समझ पाए किस तरह से? किस किस को समझ में आया है क्वेश्चन? कोई बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं था। अच्छा नहीं, F2/4 जब होगा तो ये नीचे आ जाएगा, सॉरी, ये 4/36 होगा, ठीक है। ये भी 4/36 होगा, क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे मैंने इसको ऊपर करा तो इधर वाला चीज़ को भी मेरे को मतलब चेंज करना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, तो मैं भी गलत हो सकता है। इसीलिए मेरे को भी लग रहा था कि 36 इतना बढ़ कैसे जाएगा, वैल्यू 4 था, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं कितना हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4/36, ठीक है। अब इसको काट सकते हो आप लोग, 2 से काट दो, ठीक है। यहाँ 2, फिर यहाँ पे 18, मतलब जो भी है काट वाट के आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 है ना, तो क्या आ जाएगा? 4/9 करके ऐसे F2 इज इक्वल टू 4/9 न्यूटन, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब क्लियर है? अब क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन बना सकते हैं क्या कि R अगर मान लो मेरा, इसी में अब चेंज कर देगा चेंज इस तरह से कर देगा कि यहाँ पे 8 न्यूटन है, ठीक है। R मेरा 2 मीटर है, ऊपर वाले केस में R मेरा 2 मीटर है, R1 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो बताओ R2 इज इक्वल टू कितना होगा? तुम लोग बताओगे आंसर। R2 इज इक्वल टू कितना होगा, जल्दी से बताओ। R2 इज इक्वल टू कितना होगा? ज़्यादा देर नहीं, यही रिलेशन लगाइए, बताइए R2 कितना होगा। कितना होगा R2? √2, ओके। सबका लगभग √2 ही आ रहा है, चेक करें क्या? F1 4 है, F2 मेरा कितना है? 8 है, ठीक है। R2 मेरे को निकालना है, R2 का स्क्वायर। R1 मेरे को पता है, R1 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट मैं 4 रख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 यहाँ से कैंसिल आ जाएगा, यहाँ से 8 बचेगा, है ना। यहाँ से नहीं, ऐसे तो नहीं, इतना भी फास्ट नहीं करना, आराम से करके दिखाते हैं। इसको अगर देखें तो ये 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ हो जाएगा R2 इसका स्क्वायर
तो 4×4 = 16/8 कट के आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा R2 का स्क्वायर, माने R2 = √/2। ठीक है, तो √/2 बेसिकली सही है, R2 का वैल्यू √/2 मीटर आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन अगर मान लो देता है तुम्हारे सामने, तो तुम इस तरह का क्वेश्चन निकाल लोगे इजीली। ये चीज़ को ध्यान में रखना। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में क्या होगा, Q1 और Q2 जो होगा वो डिफरेंट होगा, बट R जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, देखते कैसे होता है वो क्वेश्चन। हाँ, R या F फाइंड करने के लिए दे देगा, बस यही रहेगा। बस खाली देखना तुम्हें ये है कि सेम होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब इसके बाद वाला पैटर्न, क्वेश्चन नहीं बोल सकते, पैटर्न बोल सकते हैं, थोड़ा सा टफ है। टफ क्या कि देखो मान लेते हैं क्वेश्चन तो दिख जा। हाँ, मान लो कि क्या था केस 2 व्हेन, या फिर इफ, सिंपल सी बात है, इफ Q1 एंड Q2, उसमें क्या किए थे हम लोग, Q1 और Q2 को क्या किए थे, सेम किए थे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, Q1 और Q2 आर डिफरेंट, इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे। Q1 Q2 आर डिफरेंट बट R इज सेम, मतलब देखो कुछ इस तरह कंडीशन होगा। पहला केस Q1 था, मैंने पहला केस में Q1 था, चलो ठीक है। दूसरा केस में Q2 था और बीच का दूरी था R था। अच्छा, तीसरे केस में, मतलब दूसरा केस क्या बन जाएगा, ऐसा Q1 और यहाँ पे मैंने ये Q1 Q2 तो ठीक है, यहाँ बन जाएगा Q3 और Q4, और यहाँ का जो दूरी है R, वो R अपना वैसी का वैसी रहेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, और ये ऐसा कब होगा, तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या करोगे आप कि यहाँ Q1 Q2 था, यहाँ Q1 Q2 था, ऐसा आप क्या करोगे कि ये Q3 Q4 हो जाए और रेडियस सेम ही रहे, दूसरा चार्ज तो लाओगे नहीं। इसी चार्ज में कुछ हमको ऐसा करना है, जैसे वहाँ पे सेम था, रेडियस अलग कर दिए तो क्या हुआ। अब इसमें क्या है कि चार्ज जो है अलग अलग है, पहले अलग अलग है, या फिर पहले मान लो सेम रहा होगा, पहले Q रहा होगा सेम, अब उसको हम अलग अलग कर दिए, रेडियस सेम रख के ही। पहले Q था, अब उसको हम Q1 Q2 में बदल दिए, Q1 और Q2 में बदल दिए, रेडियस दोनों का सेम था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना। अब क्या होगा, देखो अगर हम ऊपर वाला का फोर्स देखें तो F = K Q × Q/r², और यहाँ F2 का अगर फोर्स देखें तो क्या हो जाएगा, K Q1 × Q2, माने ये दोनों अलग है, r²। अगर हम डिवाइड करें F1/F2 को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K Q × Q/r² डिवाइडेड बाय K Q1 × Q2/r²। क्या यहाँ से K कैंसिल, यहाँ से r² कैंसिल, तो आ जाएगा क्या, F1 = Q × Q डिवाइडेड बाय F2 = Q1 × Q2। मतलब यहाँ पे देख के डायरेक्ट चीज समझ में आ रहा है कि वहाँ पे रेडियस, वहाँ पे एक चीज ध्यान देना, वहाँ पे क्या था, F1/F2 = R2 का स्क्वायर था बाय R1 का स्क्वायर था। एक रिलेशन याद आ रहा है आपको। अगर मान लो हम इसको, इस चीज़ को करके भी नहीं दिखाते ना, तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली बता सकते थे कि देखो भाई, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस ऑफ स्क्वायर के। तो अगर F1 है तो उसका रेडियस ऑफ स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, F2 है तो रेडियस ऑफ स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और देखो कुछ ऐसा ही हो रहा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये चीज़ ऊपर चला जा रहा है। तो F1 R2 का स्क्वायर के बराबर और F2 R1 के स्क्वायर के बराबर। तो जब भी तुम्हारा रेडियस का कहानी आए तो ये चीज़ को ध्यान से समझना। और यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पढ़े हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे देखो, पहला का प्रोडक्ट Q × Q, दूसरा का प्रोडक्ट Q1 × Q2। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है। इस पर टफ क्या आता है, ध्यान देना, टफ क्या आता है, इस क्वेश्चन को समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्मूथ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन देना ही चाहिए, और इसका क्वेश्चन देता भी है। मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है और इसमें एक वर्ड यूज होगा, आइडेंटिकल बॉडी। कौन सा बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी। ये वर्ड यूज होगा तभी ये चीज़ करना, ये वर्ड नहीं यूज हुआ मतलब मत करना।
अगर एक आइडेंटिकल बॉडी है यहाँ पे और इसके सामने कोई दूसरा आइडेंटिकल बॉडी है यहाँ पे ठीक है, दो आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों पे क्यू चार्ज है, दोनों पे क्यू चार्ज है, या फिर दोनों में से, हाँ दोनों पे क्यू चार्ज है। अब बीच का ये ऐसे है, स्टार्टिंग में इसका कंडीशन ऐसा है, दो आइडेंटिकल बॉडी है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, दोनों पे क्यू चार्ज है। फिर कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच का रेडियस है आर है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि ये आइडेंटिकल बॉडी जो था ए और दूसरे सामने दूसरा जो आइडेंटिकल बॉडी था जो बी, ए और बी, इसके बीच का रेडियस आर ही रहा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। दोनों पे चार्ज जो था, चार्ज भी क्यू ही रहा, इस पे भी क्यू चार्ज ही रहा और इस पे भी क्यू चार्ज ही रहा। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि इसके सामने एक तीसरा आइडेंटिकल बॉडी जिसका नाम था सी, पहले वो इससे टकराएगा, मैंने पहले वो इससे मिला, अब फिर उसके बाद वो किससे मिला, बी से मिला। तो अब बताओ कि इनके बीच का फोर्सेस क्या होगा, इनके बीच का फोर्सेस क्या होगा। अब तुम सोच रहे हो सर क्या बोलना चाह रहे हो आप, पहले ये इससे मिला, पहले सी इससे मिला, ठीक, तो क्या दिक्कत है, फिर ये सी बी से भी मिला, तो अब क्या दिक्कत है, तुम सोच के बताओ। क्योंकि ये आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखो आइडेंटिकल बॉडी है तो होगा क्या, जब ये आइडेंटिकल बॉडी इस बॉडी से मिलेगा, जैसे इससे मिला, तो होगा क्या, इस पे पहले से कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था। अब दो आइडेंटिकल बॉडी हो गए, दो आइडेंटिकल बॉडी मतलब ये इस तरह से ऐसे चिपक गया है, ठीक है, ये ए है और ये सी है। इन दोनों में क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल बॉडी का खासियत होता है कि आइडेंटिकल बॉडी में जितना चार्ज होता है वो एक दूसरे से अगर कांटेक्ट में है। तुम एक चीज़ बताओ, अगर इस पे क्यू चार्ज है, ये इसके कांटेक्ट में आ गया तो इस पे भी चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा, और आइडेंटिकल बॉडी है माने इक्वली जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल बॉडी का कहानी यही है कि जो चार्ज होता है वो इक्वली जाता है। तो अगर इस पे क्यू चार्ज है तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मीन्स इस पे हो जाएगा क्यू बाई टू चार्ज और इस पे भी हो जाएगा कितना, क्यू बाई टू चार्ज, ठीक। अच्छा, फिर ये सी कहाँ जाएगा, बी के पास टकराएगा, फिर ये सी बी के पास टकराएगा, तो इस पे पहले से चार्ज था कितना, क्यू बाई टू, अब इस पे चार्ज कितना है, क्यू, तो इसका अगर हम आधा करेंगे, क्योंकि अब देखो पहले से चार्ज क्यू बाई टू लेके पहुंचा यहाँ पे, अब इसके पास पहले से क्यू था, तो देखो ध्यान से क्या होगा, क्यू बाई टू प्लस क्यू, तो अगर इसका हम आराम से सॉल्व करें तो नीचे हो जाएगा टू और यहाँ पे क्यू प्लस टू क्यू, माने क्या हो जाएगा, थ्री क्यू बाई टू, ऐसा कुछ होगा ना। देखो ध्यान से, थ्री क्यू बाई टू माने थ्री क्यू बाई टू, आपके पास इस पे कितना है, अगर देखा जाए तो इसका आधा हो गया थ्री क्यू बाई टू, तो माने थ्री क्यू बाई टू इस पे भी है, एक सी पे भी है और थ्री क्यू बाई टू इस पे भी है। फिर सी का काम हुआ, सी इससे चार्ज लिया, सी चला गया, सी को कोई मतलब नहीं, हाँ क्यू बाई टू चार्ज मतलब यहां क्यू बाई वन, देखो 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 बार आराम से समझो, पहले सी बॉडी आया, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं था, वो आइडेंटिकल बॉडी था। जब वो किससे टकराया, ए से टकराया, तो ए पे क्यू चार्ज था, तो क्यू चार्ज था तो आइडेंटिकल बॉडी में दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो इस पे भी क्यू बाई टू हो जाएगा, उस पे भी क्यू बाई टू होगा, आधा आधा दोनों को मिल गया, ठीक। अब इस पे पहले से क्यू बाई टू है, किस पे, सी पे, क्योंकि सी अब ए से टकरा चुका ना, ए से दोस्ती कर लिया, तो उस पे पहले से क्यू बाई टू है। अब वो क्यू बाई टू किसके पास लेके जा रहा है, बी के पास लेके जा रहा है, तो बी के पास पहले से तो क्यू था ना, देखो यहाँ पे बी के पास पहले से क्यू था ना, जैसे ए के पास क्यू था वैसे बी के पास भी क्यू था, बी के पास क्यू था और क्यू बाई टू सी वाला, देखो यहाँ पे सी वाला क्यू बाई टू आया है और यहाँ पे बी वाला क्यू बाई टू, मैंने क्यू के नीचे कुछ नहीं है तो वन है, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो जोड़ने से हमको पता चला कि ओ इसका आधा कितना होगा, जोड़ के हम लोग को इसका आधा करना है। तो जब इसका हम आधा किए, अच्छा इसका आधा जब हम करेंगे तो ध्यान देना, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर, थ्री क्यू बाई फोर, ठीक है, क्योंकि हमको हाफ करना होगा ना, क्योंकि इसके पास जो सी लगा हुआ है, इसके पास जो सी लगा हुआ है उसको भी थ्री क्यू बाई फोर मिलेगा और इसको भी थ्री क्यू बाई फोर मिलेगा, फिर ये सी चला गया। तो अब तुम सोचो कि पहले इस पे चार्ज था क्यू, अब इस पे चार्ज हो गया क्यू बाई टू, पहले इस पे चार्ज था क्यू, अब इस पे चार्ज हो गया थ्री क्यू बाई फोर, थ्री क्यू बाई फोर। अब बताओ कि इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंसेस आएगा, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या डिफरेंसेस आएगा, क्यू के टर्म में ही बताना है। बोलो क्वेश्चन को समझ पाए,
इस तरह का क्वेश्चन देगा, तुमको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि पहले क्यू चार्ज था अब Q/2 हो गया, तुमको बोलेगा कि एक आइडेंटिकल बॉडी था जो पहले ए से टकराता है फिर वो बी से टकराता है, ठीक है। तो ए से जब टकराया तो Q/2 पहले ही टूट गया, अब जब वो बी से टकराएगा तो Q/2 प्लस Q, अब आपका हो जाएगा 3Q/2। अब 3Q/2 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3Q/4, माने 3Q/4 सी पे भी जाएगा और 3Q/4 बी पे भी आएगा। तो अब इन पे चार्ज Q/2 और 3Q/4 है। तो अब बताइए, तो इस तरह का केस आप लोग लगाइए। यहाँ पे देखिए F1/F2 देखा जाए ध्यान से, Q1 अपना कितना है, Q1 जो है अपना स्टार्टिंग का Q इंटू Q है, ओके। बाद वाला जो है हमारा कितना है Q/2 इंटू 3Q/4 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, F1/F2 अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर हो जाएगा Q², नीचे हो जाएगा कितना 3Q²/4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3Q²/8। अगर इस चीज़ को हम ऊपर ले जाए तो यहाँ से Q² तो पहले कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे कैंसिल हो गया। तो F1/F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से करूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो F1 है वो क्या है, जैसे इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा 3F1 इज इक्वल टू 8F2। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू 8/3F2, ठीक है। मन एक रिलेशन आ गया ना कि F1 फोर्स से इतना होगा F2 का फोर्स, ठीक है। और अगर तुमको गलती से F1 का फोर्स दे दिया या F2 का फोर्स दे दिया तो तुम तो दूसरा फोर्स आराम से निकाल लोगे। मान लो इसके बीच का फोर्स तुमको दे दिया 4 न्यूटन, तो इसके बीच का फोर्स निकालना तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझे कि कॉन्सेप्ट कहाँ से दे सकता है क्वेश्चन, क्लियर है, ओके। उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे पेंडुलम टाइप क्वेश्चन, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल में ही हमको लगता है आज का क्लास चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ही स्टार्ट करेंगे। क्या कर सकते हैं, चैप्टर ही इतना बड़ा है। देखो खाली अगर थ्योरेटिकली पढ़ाना रहता ना तो बहुत ईजी था। रीज़न क्या है कि थ्योरेटिकली यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देखना होता है फिजिक्स में। ऐसे केमिस्ट्री मैथ का भी वही सीन है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, पेंडुलम टाइप क्वेश्चन। पेंडुलम टाइप क्वेश्चन, पेंडुलम टाइप क्वेश्चन किस तरह का होगा। पेंडुलम टाइप क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, मान लीजिए कि आपके सामने एक ऐसा पेंडुलम है, ये इसका रेडियस सपोज दैट यहाँ से ऐसे इस पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे इसके सामने कोई ऐसा क्यू चार्ज रखा हुआ है। माने यही चीज़ है, दो को थोड़ी ना रखा, मतलब ऐसे ही यहाँ पे भी क्यू चार्ज, दो क्यू चार्ज है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है L और इनके बीच का जो एंगल है यह थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या होगा L। तो तुमसे पूछेगा क्या, इसका मास मान लेते हैं m है, इसका मास भी m है, दोनों का मास सेम है। तुमसे पूछेगा क्या, इसका डायरेक्शन, तुमसे इसमें क्या पूछ सकता है, इसका डायरेक्शन बताओ, इसका डायरेक्शन कितना होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ तुमसे इसमें क्या पूछ सकता है, देख लेता हूँ मैं। दूसरा चीज़ आपसे पूछ सकता है फोर्स, और तीसरा चीज़ आपसे पूछ सकता है टेंशन। क्या पूछ सकता है, फोर्स और टेंशन। क्या पूछेगा तुमसे पूछेगा फोर्स बताइए, टेंशन बताइए और इनका डायरेक्शन बताइए। तीन चीज़ पूछ सकता है। टेंशन माने इस धागे पे एक टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, वो चीज़ बताना है। तो ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इससे मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी इंट्रांस हो, यहाँ से आना ही आना है भाई। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें इनके बीच का फोर्स का, तो देखो यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, दोनों में रिपल्शन हो रहा होगा, दोनों में एक दूसरे के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स क्या होगा,
अगर इसका मास ये है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, तो उसके बाद ये जो धागा है, इस धागे पे एक टेंशन लग रहा होगा। टेंशन मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, उस पर अगर हम किसी चीज़ को लटकाए तो उसका जो वजन की वजह से उस धागे पे जो चीज़ लगता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेंशन। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं टेंशन क्या होगा इसके बीच का, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि अभी आप इसका डायरेक्शन क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज की वजह से ये चीज़ भाग रहा है इधर। अब ये चीज ऊपर जा रहा है, ये तो पेंडुलम का कहानी होता, लेकिन अब ये चीज इधर भाग रहा है कि इधर भाग रहा है, एक्चुअली में टेंजेंट किधर जा रहा है उसको बताना थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें निकालना होगा पर्टिकुलरली। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करते किस पे, सबसे पहले हम लोग बात करते डायरेक्शन पे, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या निकालना होगा, टेंजेंट यानी कि टेन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं मान लूँ इस क्यू की बात करूँ, इस क्यू की बात करूँ, तो हमको क्या करना होगा, कंपोनेंट तोड़ना होगा। कंपोनेंट तोड़ने का मतलब समझो ध्यान से, इस क्यू और एम को मिटाते हैं हम, कंपोनेंट समझाते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा? क्या हम कह सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा? क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस था, तो दोनों में रिपल्सन के वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, उधर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। ये वाला जो डायरेक्शन है, यहां पे हमको धागे पे एक चीज लग रहा होगा जिसका नाम होगा टेंशन टी, और यहां जो चीज है, यहां पे आपको वेट लग रहा होगा mg, क्योंकि ये कहां पे होगा, अर्थ पे होगा, तो नीचे के साइड में एक वेट भी लग रहा होगा। तो ये जो टी है, इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। कंपोनेंट कुछ इस तरह से, जब भी इस तरह का फोर्स आए ना, तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, कंपोनेंट तोड़ देते हैं। कंपोनेंट इस तरह से, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा टी साइन थीटा। ओहो, देखें यहाँ थीटा है, यहाँ अगर थीटा बना दे तो ये टी साइन थीटा नहीं, यहाँ क्या बनेगा, टी कॉस थीटा। याद इसलिए रख, इसको इस तरह से याद रखना है कि जो एंगल बनाता है उस लाइन को टी कॉस थीटा बोलते हैं, और जो एंगल नहीं बनाता उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टी साइन थीटा। तो ये बनाया टी साइन थीटा, ये बनाया टी कॉस थीटा, और नीचे आया एम जी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, बैलेंस है। एम जी को बैलेंस करके रखा है टी कॉस थीटा, एफ को बैलेंस करके रखा है टी साइन थीटा, और यहाँ से मेरा टेंशन लग रहा है इस धागे पे, ठीक। अब हम डायरेक्शन में इक्वेट करेंगे, F इज इक्वल टू क्या है, टी साइन थीटा। F को कौन बैलेंस करके रखा है, टी साइन थीटा, इक्वेशन 1। अच्छा, दूसरा क्या है, mg को कौन बैलेंस करके रखा है, टी कॉस थीटा। देखा जाए ना तो फोर्स और mg दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और mg का मतलब भी क्या होता है, मास, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मैंने ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो, तो दोनों सेम ही चीज़ है। इसको फोर्स बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन को, और इसको वेट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वेट भी एक्चुअली में फोर्स ही है, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ से क्या करना है, हमको यहाँ से टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा निकालना है तो तुम सोचो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर करेंगे तो टेन थीटा मिल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, अगर हम 1 और 2 को डिवाइड करें तो हो जाएगा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम जी। अब तुम सोचो, टी तो कैंसिल हो गया, तो अपना क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माने टेन थीटा इज इक्वल टू फोर्स बाय एम जी। अगर हम फोर्स बाय एम जी करेंगे, जो भी चीज़ आएगा वही मेरा क्या होगा, एंगल होगा। फोर्स बाय एम जी करेंगे, जो भी चीज़ आएगा वही मेरा क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है। बात समझ जाना, जब भी तुमको डायरेक्शन पूछे जाए तो फोर्स बाय mg लगाना डायरेक्ट, इस तरह के केसेस में। अब हम बात करते हैं किसकी, टेंशन की, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्स का। तो पहले टेंशन का बात करते हैं भाई, टेंशन, बहुत टेंशन है ज़िंदगी में, टेंशन का बात करते हैं। अच्छा, टेंशन का बात अगर हम मेरे को करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों जगह टेंशन है, देखो ध्यान से। F इज इक्वल टू टी साइन थीटा, हाँ टी साइन थीटा, ओके, इक्वेशन 1, और एम जी इज इक्वल टू क्या है, टी कॉस थीटा, इक्वेशन 2। इसमें क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब तुम सोच रहे हो सर आपको अचानक से दिमाग में आ गया, ऐड क्यों कर रहे हो? भाई साहब देखिए, मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, टी है, टी इसमें है, और हम कहीं से टी एक्स्ट्रा जनरेट नहीं कर सकते, तो हमको कुछ दिमाग लगाना होगा जिसमें टी सेम हो जाए, मतलब दोनों एक साथ आ जाए। तो हम दोनों को अगर ऐड करेंगे
तो अगर हम t प्लस टी करें तो यहाँ पे बेसिकली t को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और इधर से देखें तो यहाँ क्या बच जाएगा, f प्लस एम जी। ठीक है, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब तुम सोच रहे हो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हो, तो देखो हमको सॉल्यूशन को छोटा करना है। अगर मैं चाहूँ तो साइन थीटा कॉस थीटा एफ प्लस एम जी का वैल्यू डालूँ तो भी मेरा टी मिल जाएगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड मार देंगे, इधर वैल्यू आंसर मिल जाएगा। लेकिन यार साइन थीटा कॉस थीटा क्यों करना है इतना झंझट, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। अब तुम बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करने से कोई दिक्कत भी नहीं है, तो बन गया 1। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो 1 हो गया ना, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो सर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, टेंशन का फार्मूला। टेंशन का फार्मूला किस तरह से, रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो जब भी टेंशन आए तो इस तरह से ऐसे निकालना है, जब भी टेन निकालना हो, मैंने डायरेक्शन निकालना हो तो इस तरह से निकालना है। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, फोर्स पे। सर फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह में क्या है, फोर्स खोज रहा है, दोनों जगह में फोर्स खोज रहा है। अब अगर क्वेश्चन में फोर्स दिया ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो फोर्स निकालने का 2 तरीका होता है। एक, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो क्यू से निकाल सकते हो, क्यू इंटू ई से, है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यू से निकाल सकते हो। अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं दिया है तब तुम क्या करोगे, तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 मतलब वही लगाओगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होगे सर आर स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक का दूरी मेरे को निकालना होगा, है ना, यहां से यहां तक का जो बच्चा दूरी निकाल लिया वो हीरो, वो फोर्स निकाल लेगा। सोचो कैसे निकालेंगे, मेरे लिए बहुत बहुत ईजी है। यहां से यहां तक का दूरी देखो, आप सब ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, ये अपना 90, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है दिया क्या है L। अगर मैं इसको निकाल लूँ गलती से, इसका 2 टाइम्स कर दूँ तो ये आ जाएगा। भाई साहब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अरे मान लो नहीं होगा थीटा, चलो तुमको डर लग रहा है कि ये थीटा ही नहीं, छोड़ो, ई ट्रायंगल को छोड़ो, इस ट्रायंगल को कर लो, यहाँ थीटा दिया है तो इस ट्रायंगल को तुम कर लो, तो यहाँ भी तो एल डिस्टेंस है, यहाँ भी तो 90 बन ही रहा है, तो वही चीज़ है, बात वही है। तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं OAB, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAB, ठीक है। अगर हम OAB ले लें तो हमको सुनो ध्यान से, दिया ये है, निकालना क्या है, ये है, आराम से सोचना, दिया ये है, निकालना ये है। तो ये होता है अपना 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आपने, ये होता है हाइपोटेनस। और थीटा के अपोजिट वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर। ये थीटा अगर यहाँ तो इसके साथ वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये वाला चीज़ हो जाएगा बेस। तो P/H बेसिकली क्या होता है, P/H बेसिकली साइन थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ से लगाऊँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये अपना P है, माने AB अपना P है, और H अपना क्या है, OA, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB तो अपने को निकालना है बॉस, और OA अपने पास L है, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, L साइन थीटा। और इसी तरह से यहाँ भी मान लेते हैं, इसका नाम C रख देते हैं, तो BC का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, BC का भी वैल्यू हो जाएगा L साइन थीटा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो AB प्लस BC क्या हो जाएगा, माने पूरा यहाँ से A और C का वैल्यू देखें तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक है। बस यही चीज़ तो चाहिए था, 2L साइन थीटा हो गया। अब तुम लगाओ फोर्स का फार्मूला। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई, अरे यार इसको लिखना बहुत ख़राब लगता है हमको, डायरेक्ट लिखते हैं Q1, मान लीजिए Q इंटू Q बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 2L साइन थीटा, उसका स्क्वायर कर देना है। तो F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से तुम निकाल सकते हो अपना फोर्स, KQ स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। KQ स्क्वायर कब, जब तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो, सेम हो। अलग अलग रहे तो तुम अलग अलग रख सकते हो। बोलो ये बात क्लियर हुआ सबको, अभी तक में किसी को कोई डाउट?
मेरा ऑडियो सबको क्लियर है ना? मतलब अभी तक में किसी को कोई डाउट इस चीज़ को लेकर के? तो देखो पेंडुलम टाइप के क्वेश्चन में यही सब ये चीज़ आ सकता है, तीन चीज़, एक डायरेक्शन, दूसरा टेंशन, तीसरा फोर्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो कि हमको जहाँ तक लगता है कि मेरे को नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ कराना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करके, ना हम लोग इंटेंसिटी कर पाएंगे ना आगे चीज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं ना? फिर से एक बार पूछ ले, डाउट है तो बताएं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी कुछ थोड़ी देर में मैं पीडीएफ भेज दूंगा, बनाना है क्वेश्चन उसका आप लोग को। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे मूव करेंगे और केमिस्ट्री और मैथ का रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा। ओके।